तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा था कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत उपवाक्य की परिभाषा, आश्रित उपवाक्य के प्रकार के विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने संज्ञा आश्रित उपवाक्य को पूरी तरीके से समझ लिया था। अब आइए बेटाओ, अब हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बाद विशेषण आश्रित उपवाक्य को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको इसके अंतर्गत बताया था कि विशेषण आश्रित जो उपवाक्य है उसकी परिभाषा क्या होती है। अब उसकी परिभाषा को हम दोबारा यहाँ पर दूसरे तरीके से एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहारत करता होता है, व्यवहार करता हो, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अर्थात मैंने आपको वहाँ बताया था कि जहाँ प्रधान उपवाक्य के साथ उपस्थित आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अर्थात आश्रित उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। किस वाक्य के? प्रधान उपवाक्य के। वही क्या कहलाता है? विशेषण उपवाक्य। आप चाहे तो उस परिभाषा को लिख लीजिए, चाहो तो आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, दोनों ही परिभाषा आपके लिए सही है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है बेटाओ कि दूसरे शब्दों में जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताए, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो परिभाषाएं बोली है, इनमें से दूसरी परिभाषा हमारी पिछली परिभाषा से ही मिल रही है, जिसको कि हमने ओरली पिछली वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया था। अब देखो बेटा, जैसे हमने संज्ञा आश्रित उपवाक्य में उसका चिन्ह देखा था कि शब्द से हम पहचानते हैं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ शब्द हैं, जैसे जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें हम दो तीन शब्द और लिखते हैं, आप लोग लिखिए उसको। जिसका, जिसकी, जिसके, ये शब्द भी बेटा विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंदर ही अधिकतर देखने को मिलते हैं। जिसका, जिसकी, जिसके, जो, जैसा, जितना, ये तीन शब्द तो मैंने आपके सामने लिख ही दिए हैं। इसके अलावा कौन से बताया बेटा मैंने? जिसका, जिसके, जिसकी, ये तीन शब्द और ऐसे हैं जो विशेषण आश्रित उपवाक्य को ही प्रस्तुत करते हैं। वह आदमी, अब देखो बेटा उदाहरण देखो, वह आदमी जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब देखो यहाँ पर वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ इस वाक्य में देखो, जो कल आया था, जो कल आया था, तो जो कल आया था यहाँ पर विशेषण उपवाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है संज्ञा या सर्वनाम की। तो वह आदमी अर्थात ये हमारा यहाँ पर संज्ञा है, जो कल आया था। तो अब इस व्यक्ति का कल आना इस संज्ञा की क्या है? विशेषता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया बेटा कि जो कल आया था वह हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। यह वही लड़की है, देखो यह वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम आया था। अब कक्षा में प्रथम आना विशेषता है या नहीं है? बताइए आप लोग, किसकी विशेषता है? यह वही लड़का है, लड़का की। तो जो कक्षा में प्रथम आया था, तो प्रथम आना विशेषता होती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कल आया था, तो कल आया था, अब कल आना विशेषता हो गई ना। उस आदमी की विशेषता क्या हो गई थी इसके अंतर्गत? कल आना। यहाँ पर इसकी विशेषता क्या हो गई? कक्षा में प्रथम आना। तो इस तरीके से हम लोग यह चिन्हों से भी पहचान सकते हैं कि जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, इससे भी विशेषण आश्रित उपवाक्य का पता चल रहा है। और हम इसमें भी देख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दूसरे वाक्य के अंतर्गत दर्शाया गया है, इसलिए यह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। आइए अब हम इसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य की चर्चा करते हैं। देखिए, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहारत हो अर्थात व्यवहार करता हो, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। दूसरे शब्दों में जो गौण या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल, स्थान आदि से संबंध विशेषता बताए, उन्हें भी क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार से प्रधान उपवाक्य की क्रिया से संबंधित विशेषता जब आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है तो वो क्या कहलाता है? बताइए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसके अंदर बेटाओ जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो है जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, क्योंकि, ऐसे शब्दों का इसके अंतर्गत प्रयोग होता है। और इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा आदि का बोध भी होता है। तो इस तरीके से आप लोग क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत ये पहचानोगे
कैसे? उदाहरण देखते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक तो जब और तब आपको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है आपको कि क्रिया विशेषण है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखेंगे जब पानी बरसता है, मतलब बरसता क्रिया है, तब मेंढक बोलते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताई गई है ना, मेंढक का बोलना पानी के बरसने पर निर्भर कर रहा है। तो पानी का बरसना क्रिया हो रही है और क्रिया की विशेषता क्या हो रही है? मेंढक का बोलना। तो इस तरीके से मेंढक का बोलना क्रिया पर निर्भर कर रहा है, अर्थात यहाँ पर क्रिया की विशेषता को आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत बताया गया है। जहाँ क्या कहा है? जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जब पानी बरसता है क्यों कहलाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य? बताओ। क्योंकि मेंढक बोलते हैं तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य हो गया। जब पानी बरसता है तो बरसता है, यहाँ पर क्या है? क्रिया है, तो इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो इस वाक्य में क्या है? तो आ गया, आपको बताया मैंने, तो भी इसका चिन्ह है। तो इस वाक्य में तो अवश्य उत्तीर्ण होगा, तो अवश्य उत्तीर्ण होगा। देखो, मोहन मेहनत करता है, यहाँ पर मुख्य क्रिया दिख गई आपको, मोहन मेहनत करता है, इसलिए प्रधान उपवाक्य में चला गया। तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अगर मेहनत करता मोहन तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अर्थात क्रिया करता तो उस क्रिया को अवश्य फल मिलता। तो यहाँ पर क्रिया के आधार पर विशेषता बताई गई है उत्तीर्ण होने की। तो हम कहेंगे इस वाक्य में तो अवश्य उत्तीर्ण होना क्रिया विशेषण उपवाक्य को दर्शा रहा है। तो बेटा, इस तरीके से आज हमने क्रिया विशेषण उपवाक्य को हमारे इस बोर्ड पर समझने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको एक बार रिवाइज करें, ढंग से समझें, इन चिन्हों को पहचानें, इनसे आप देखें कौन सा संज्ञा आश्रित उपवाक्य, कौन सा विशेषण आश्रित है और कौन सा क्रिया विशेषण आश्रित है। तो इस तरीके से आप लोग समझ करके अपने वाक्यों की पहचान करेंगे। कल मैं आपको एक वाक्यों से संबंधित सीट सेंड करूंगा, उस सीट में आपको पहचानना है कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त, कौन सा मिश्रित, कौन सा संज्ञा आश्रित है, कौन सा विशेषण, कौन सा क्रिया विशेषण। इस तरीके के क्वेश्चंस कल आपको हल करने होंगे। और कल ये याद रखें कि हमारा क्रिया से वाक्य से संबंधित कल टेस्ट होगा, अर्थात टेस्टों के लिए आप लोग तरीके से तैयार रहें। मैं पूरे ही चैप्टर से संबंधित आपको कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उनके आंसर लिख करके देंगे। कल मैं आप लोगों को जो पेपर बनाऊंगा वह पेपर थोड़ा सा तरीके से ही आपके लिए सेंड करूंगा, जिससे कि आप लोगों के दिमाग का भी पता चल सके कि आप लोग कितना अपनी प्रतिभा का वहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।